हाँ, यूनिट 1 के का जो सेकंड चैप्टर है वो है एजुकेशन, जिसके अंतर्गत हमें देखना है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन। इसमें सबसे पहले हम एजुकेशन की मीनिंग के बारे में जानेंगे, यानी शिक्षा का अर्थ क्या है। जैसे कि हमने दर्शन के बारे में भी बताया था कि दर्शन को केवल एक पैराग्राफ या एक पेज में हम नहीं बता सकते कि दर्शन ये है। उसी तरह से शिक्षा को भी बताने के लिए हमें थोड़ा इसको विस्तार से ही जानना होगा, तभी हम उसके पूरे संपूर्ण अर्थ को समझ पाएंगे। इसमें सबसे पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ या व्युत्पत्ति परक अर्थ भी जिसको कह सकते हैं। चूंकि शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं, तो हमें इस एजुकेशन शब्द को भी जानना होगा। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, और ये एजुकेटम शब्द में दो शब्द हैं। एजुकेटम शब्द जो है वो उसी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी लैटिन भाषा का एक शब्द है एजुकेटम, और ये एजुकेटम भी दो शब्दों से मिलकर बना है, वो है ई प्लस ड्यूको। ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना है एजुकेटम। अब ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। तो इस तरह से एजुकेटम शब्द का अर्थ हुआ अंदर से बाहर की ओर ले जाना, यानी आंतरिक शक्तियां। अंदर से किसको बाहर ले जाना, यानी अंदर की शक्तियों को बाहर की ले जाना। आंतरिक शक्तियां जो कि बालक पे जन्मजात होती हैं, तो उन आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करने की क्रिया जो है वो एजुकेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आंतरिक शक्तियां हैं उनको ही विकसित करना है, बाहर से कुछ देना नहीं। यानी जो छात्र शिक्षक है वो छात्र को अपनी तरफ से कुछ नहीं देता, बल्कि उनकी ही निहित शक्तियों को विकसित होने में सहायता प्रदान करता है। इसका मतलब ये हुआ कि छात्र के अंदर बहुत सारी आंतरिक शक्तियां होती हैं, जिसको हम मानसिक शक्तियां भी कह सकते हैं, लेकिन ये शक्तियां जागृत नहीं होती। जागृत करने का कार्य शिक्षक करता है। उन्हें बाहर लाना, उन्हें प्रस्फुटित करना, उन्हें विकसित करने का कार्य शिक्षा करती है। अब ये शाब्दिक अर्थ में हमने इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का हमने व्युत्पत्ति कैसे हुई या उसका अर्थ क्या है ये हमने जाना। अब हिंदी में इसको चूंकि शिक्षा कहते हैं, और शिक्षा शब्द जो है वो शिक्ष धातु से, यानी संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से निकला है। तो शिक्ष धातु का, शिक्ष शब्द का अर्थ है शिक्षण, अर्थात पढ़ने पढ़ाने की क्रिया। तो इस तरह से शिक्षा का अर्थ हुआ व्यवस्थित रूप से किसी शिक्षक या गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्ति या विद्या प्राप्ति, जिससे कि छात्र की चारित्रिक या मानसिक शक्तियों का विकास हो सके। तो इस तरह से हिंदी में जो शिक्षा शब्द है उसका सामान्य अर्थ हुआ लिखना, पढ़ना अथवा जानना। ये तो व्युत्पत्ति परक अर्थ हो गया या शाब्दिक अर्थ हो गया। इसी तरह से हम इसके और अर्थों पर भी विचार करेंगे। इसका एक व्यापक अर्थ भी है। व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा जन्म काल से ही प्रारंभ हो जाती है और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है शिक्षा चलती रहती है, यानी मृत्यु पर्यंत ये शिक्षा मनुष्य प्राप्त करता रहता है। अब चूंकि उसको जन्म के बाद समाज के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जिससे कि, और उस एडजस्टमेंट करने के लिए उसको बहुत सारी योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है।
और वो योग्यताएं वो अपने घर में, परिवार में, समाज में वो योग्यताएं प्राप्त करता है या अर्जित करता है। तो और वो सारी जो ये अनुभव हैं उसको भी शिक्षा कहा जाता है। तो व्यापक अर्थ में इस तरह से उसका अर्थ हुआ कि जीवन भर जो भी उसको अनुभव मिलते रहते हैं वो एक तरह की शिक्षा ही है। अब इसका संकुचित अर्थ भी लगाया जाता है। संकुचित रूप में जो विद्यालयी शिक्षा है, जिसमें कि एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार एक विशेष प्रकार के वातावरण में एक निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि के द्वारा निश्चित समय में समाप्त या देने का प्रयास किया जाता है, उसको शिक्षा कहते हैं। जिससे कि उसका अर्थात एक जो विद्यालय में जो शिक्षा मिलती है और उस शिक्षा से बालक का मानसिक विकास किया जाता है या मानसिक विकास करने का प्रयास किया जाता है, तो इस विद्यालयी शिक्षा ये विद्यालयी शिक्षा जो है वो शिक्षा के संकुचित अर्थ में आती है। और इस शिक्षा में शिक्षक का स्थान मुख्य होता है और बालक का स्थान गौण होता है, यानी सेकेंडरी होता है। अब इस तरह से अगर हम देखते हैं तो शिक्षा का अब हम वास्तविक अर्थ क्या लगाएं, शिक्षा को हम कैसे क्या समझें, या तो इस तरह से विद्वानों ने भी प्रयास किया शिक्षा को परिभाषित करने का। तो हर विषय के जैसे हम आपने देखा था कि दर्शन सब्जेक्ट को हर विषय में दर्शन जो उसका सेंस है या जो उसका अर्थ है, हर विषय में उस अर्थ का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से शिक्षा भी एक ऐसा शब्द है जो कि हर विषय से संबंधित, हर विषय में उसका उपयोग होता है। इस तरह से हम अगर देखते हैं तो विभिन्न विषय के विद्वानों ने शिक्षा को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो अगर हम इसके पारिभाषिक स्वरूप को देखते हैं तो हमें सभी विषयों के अनुसार या सभी विषय के विशेषज्ञों के अनुसार शिक्षा की परिभाषाओं को जानना होगा। अब दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्यय क्या है। चूंकि दार्शनिकों का विचार केंद्र मनुष्य होता है और वो मनुष्य के वास्तविक जीवन, मनुष्य के जीवन के वास्तविक स्वरूप को ही जानने का प्रयास करते हैं, यानी उसके जीवन का उद्देश्य क्या है इसको निश्चित करने का प्रयास करते हैं, और फिर उस जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के साधन क्या हो सकते हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो उनकी रुचि एक तरह से दार्शनिकों की रुचि मनुष्य के जीवन से ही संबंधित होती है। मनुष्य के जीवन का के अंतिम उद्देश्य में भी दार्शनिकों के अलग अलग मत हैं। जैसे आपको मालूम है कि दर्शन के बहुत सारे संप्रदाय हैं, आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है, यथार्थवाद है, ये सब दर्शन से ही संबंधित दार्शनिक संप्रदाय हैं। अब उस संप्रदायों के जो विचारक हैं या उनको जो मानने वाले हैं वो शिक्षा को भी अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो अध्यात्मवादी दर्शन है, जो जिसको हम भारतीय दर्शन मानते हैं, अब उस दर्शन में शिक्षा को क्या कहते हैं, वो कहते हैं सा विद्या या विमुक्ता है। शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए। शंकराचार्य ने ऐसा कहा है। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो इन्होंने एक आध्यात्मिक अर्थ लगाने का प्रयास किया है। अब इसी तरह से जो आदर्शवादी हैं, पाश्चात्य दार्शनिक हैं, अरस्तु, वो आदर्शवादी हैं, उन्होंने भी लिखा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। तो
उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, ये मन से संबंधित है, मन को स्वस्थ रखा जाए। तो अगर शिक्षा के द्वारा स्वस्थ मन का विकास किया जाए, स्वस्थ मन का निर्माण किया जाए, तभी वो शिक्षा मानी जाएगी। इसी तरह से प्रकृतिवादियों ने कहा कि शिक्षा का अर्थ अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। वो आंतरिक शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय, ताकि वो अपने जैसा भी उसको जीवन मिला है बाह्य वातावरण में अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर सके। और अगर उसमें ये क्षमता आ जाती है, इट मीन्स वो शिक्षित है, या शिक्षा उसको ये सिखाती है कि वो अपने जीवन में, अपने जीवन के बाह्य वातावरण में वो कैसे अपने को समायोजित करे। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का अर्थ इस रूप में आया। अब इसी तरह से प्रयोजनवादी, चूंकि मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं और ये मानते हैं कि मनुष्य को जो अपने समाज में अच्छी तरह से रहना चाहिए, समाज में अच्छे से एडजस्ट होना चाहिए, है ना, और उसको अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। तो इसी तरह से जो प्रयोजनवादी जॉन डीवी हैं, उन्होंने शिक्षा को अपने तरीके से परिभाषित किया है। उन्होंने लिखा है, शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। इसका मतलब उन्होंने यही बताया है कि वो अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखे, यानी अपने पर्यावरण को कंट्रोल करे, या अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करे और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य करे, यानी उसमें जो भी संभावनाएं हैं उनको पूर्ण करने का प्रयास करे, यानी अपने जीवन में जिस भी तरह का उसका पर्यावरण हो उसमें अपने को अच्छी तरह से समायोजित करे। तो ये तो दार्शनिकों के अनुसार हुआ शिक्षा का अर्थ। अब समाजशास्त्रियों ने अपने ढंग से शिक्षा को परिभाषित किया है, क्योंकि वो ये मानते हैं, उन्होंने इस तरह से शिक्षा को माना है समाजशास्त्रियों ने, चूंकि समाजशास्त्रियों का विचार केंद्र, जो विचार का केंद्र बिंदु समाज होता है, और वो मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में ही देखते हैं। तो वो व्यक्ति का भी विकास चाहते हैं, साथ साथ समाज के भी विकास चाहते हैं, इसलिए वो व्यक्ति को समाज के विकास का साधन के रूप में देखते हैं। इसीलिए उन्होंने शिक्षा को के लिए उन्होंने माना कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में माना। और जो प्रमुख समाजशास्त्रियों ने जो अपने इसी तरह से विचार प्रकट किए हैं, यानी शिक्षा को अपने ही ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे ओटावे ने लिखा है कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया व्यक्तियों और सामाजिक समूहों के बीच अंतःक्रिया है। व्यक्तियों के विकास के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों शिक्षा व्यक्तियों के विकास के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों से की जाती है, यानी उसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं जिसको पूरा करने के लिए शिक्षा की प्रक्रिया चलती है। इसी तरह से श्री टी रेमंड ने लिखा है, शिक्षा विकास की वो प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य शैशव काल से प्रौढ़ काल तक विकास करता है और जिसके द्वारा वो धीरे धीरे अपने को अनेक प्रकार से अपने प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बनाता है, यानी वो एक अच्छा सफल सामाजिक प्राणी बन सके। शिक्षा उसको इस योग्य बनाती है। इसी तरह से राजनीतिक संप्रत्यय भी है, यानी राजनीतिज्ञों ने शिक्षा को अपने ढंग से परिभाषित करने का परिभाषित करने का प्रयास किया है। चूंकि राजनीति शास्त्रियों के विचार का केंद्र बिंदु राज्य होता है और वो राज्य को ही ध्यान में रखकर वो अपने विचार व्यक्त करते हैं, और वो व्यक्ति को भी राज्य के परिप्रेक्ष्य में ही देखते हैं, और वो चाहते हैं कि वास्तविक शिक्षा, और इसीलिए उन्होंने लिखा कि वास्तविक शिक्षा वो है जो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करती है,
यानी वो हमेशा ही राज्य या राष्ट्र के भलाई को ध्यान में रखते हैं, और राष्ट्र की भलाई तभी हो सकती है जब राष्ट्र के नागरिक योग्य हों। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो परिभाषा देने का समझने का प्रयास करेंगे वो है अर्थशास्त्रियों के अनुसार, यानी शिक्षा का आर्थिक संप्रत्यय क्या होता है। अर्थशास्त्रियों के चूंकि विचार केंद्र अर्थ होता है या आर्थिक तंत्र होता है, वो हमेशा अर्थ के यानी आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ही समस्त क्रियाओं को देखते हैं। तो उनकी दृष्टि से शिक्षा एक आर्थिक निवेश है जिसके द्वारा व्यक्ति में उत्पादन एवं संगठन के कौशलों का विकास किया जाता है, और इस प्रकार व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाती है, और इस तरह से राष्ट्र का आर्थिक विकास होता है। तो उन्होंने आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा की व्याख्या की है कि ऐसी शिक्षा के द्वारा ऐसी क्षमताओं का विकास किया जाए जिससे कि आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र मजबूत हो सके। इसी तरह से मनोवैज्ञानिकों ने भी एक शिक्षा का मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय बताया है, चूंकि मनोविज्ञान आंतरिक शक्तियों पर ज्यादा बल देता है। उनके विचार का केंद्र बिंदु व्यक्ति का मन होता है, तो वो अंतःकरण का विकास करना चाहता है। तो इसीलिए पेस्टोलॉजी जो एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने शिक्षा की परिभाषा इसी तरह से दी है। उन्होंने लिखा है, शिक्षा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। यानी जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक तरीके से विकास हो शिक्षा के द्वारा, समरस यानी एक तरीके का हो, और प्रगतिशील यानी दिन प्रतिदिन प्रगति भी करता जाए, आगे की ओर बढ़ता जाए। इसी तरह से फ्रोबेल ने लिखा है, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने लिखा, शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है, जिससे कि वो अपनी शक्तियों को आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। हाँ, इस तरह से मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा की परिभाषा को हमने जाना। इसी तरह से वैज्ञानिकों ने भी शिक्षा का इस्तेमाल अपने क्षेत्र में, अपने विषय क्षेत्र में किया, और उन्होंने एक वैज्ञानिक अर्थ प्रस्तुत किया। चूंकि वैज्ञानिकों का जो विषय क्षेत्र है संपूर्ण ब्रह्मांड और उसकी समस्त क्रियाएं हैं, और हर वस्तु को वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ, हर वस्तु या क्रिया को वस्तुनिष्ठ ढंग से ही देखते हैं। इसी तरह जो इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने जैसा कि लिखा है कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। यानी इन्होंने मनुष्य की आंतरिक शक्तियों, जो कि मनोवैज्ञानिक आंतरिक अंतः पक्ष को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक है वो उसके व्यवहार को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो व्यवहार का प्रश्न है, तो वो इसके लिए वो उन्होंने जन्मजात शक्तियों को बाह्य जीवन के अनुकूल उसका विकास करने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जो कि बालक की या मनुष्य के जन्मजात शक्तियों को उसके बाह्य जीवन के अनुकूल उसको विकसित करने का प्रयास करे। तो इस तरह से हमने देखा कि हर विषय में शिक्षा की व्याख्या की गई है, और हर विषय के विशेषज्ञों ने अपने ढंग से शिक्षा को परिभाषित करने का प्रयास किया है, और सबके अलग अलग दृष्टिकोण हमें देखने को मिले। अगर हम सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की एक संपूर्ण परिभाषा देने का प्रयास करें, तो हम
इस तरह से कह सकते हैं जिसमें कि सभी विषयों के थोड़े अच्छी बातें आ जाएं, कि हम कह सकते हैं कि शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वो स्वदेश सामाजिक प्रक्रिया है। अब हमने इसमें सदैव चलने वाली, किसी समाज में सदैव चलने वाली, यानी कि यहाँ हमने शिक्षा के व्यापक अर्थ को लिया और वो स्वदेश सामाजिक प्रक्रिया है, हमने उसके सामाजिक पक्ष को भी ले लिया। शिक्षा, फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वो स्वदेश सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं विकास तथा व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। अब यहाँ पर जहाँ पर जन्मजात शक्तियों का विकास की बात की गई तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक पक्ष भी आ गया। जहाँ हमने ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि विकास कहा तो यहाँ पर सामाजिक पक्ष भी आ गया, हालांकि सामाजिक प्रक्रिया पहले भी कहा गया है। व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन तो यहाँ पर वैज्ञानिक पक्ष भी आ गया और योग्य नागरिक बनाना, यहाँ राजनीतिक पक्ष भी आ गया। व्यक्ति और समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं तो यहाँ पर तो हमने यहाँ पर जो जहां व्यवहार की बात हुई वहां वैज्ञानिक पक्ष भी आ गया। तो इस तरह से यहाँ अधिकतर पक्षों को सम्मिलित करते हुए शिक्षा की संपूर्ण परिभाषा देने का प्रयास किया गया है। तो शिक्षा की संपूर्ण व्याख्या हम इसी तरह से कर सकते हैं कि हम हर विषय के अनुसार इसको परिभाषित करने का प्रयास करें। तो अब इतना कुछ बताने के बाद जाकर क्लियर होता है कि शिक्षा क्या है। एक चीज हम और इसमें बताना चाहेंगे कि शिक्षा और शिक्षा शास्त्र दो विषय हैं। हिंदी में दो शब्द हैं, शिक्षा और शिक्षा शास्त्र। एजुकेशन एज ए प्रोसेस भी कह सकते हैं और एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट। अब जहां अभी तक हम जिस शिक्षा की बात कर रहे थे वो प्रोसेस के रूप में है, लेकिन जब हम शिक्षा शास्त्र, अब चूंकि इंग्लिश में उसके लिए केवल एक ही शब्द है एजुकेशन, और एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट हमें इंटरमीडिएट या यूनिवर्सिटी का बीए, एमए वगैरह में सब कहीं ये विषय पढ़ाया जाता है। तो यहां पर किस शिक्षा की बात हुई है? तो यहां पर हमने एज ए प्रोसेस, शिक्षा प्रक्रिया के रूप में हमने इसकी व्याख्या की है, जिसमें कि दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, वैज्ञानिकों के द्वारा, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा शिक्षा की व्याख्या की गई है। तो हमने एज ए प्रोसेस शिक्षा का अध्ययन किया है और वही उसी अर्थ में ही हमने लिया है। और शिक्षा शास्त्र विषय में हालांकि इसी शिक्षा के बारे में सब बताया जाता है। शिक्षा शास्त्र एक विषय है जिसमें कि इस प्रक्रिया, शिक्षा एज ए प्रोसेस या शिक्षा एक प्रक्रिया, जो कि एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। क्योंकि शिक्षा शास्त्र में उन सब विचारों एवं प्रयोगों का वर्णन और व्याख्या होती है जिन्होंने समय समय पर शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावित किया है। और इसमें शिक्षा शास्त्र एक विषय में इस पर भी विचार किया जाता है कि समाज में शिक्षा के क्या उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए। तो यानी इसी प्रोसेस के बारे में ही शिक्षा शास्त्र विषय में विस्तार पूर्वक हर एस्पेक्ट
उसके हर एस्पेक्ट के बारे में, हर पक्ष के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। तो आज हमने ये बताया कि शिक्षा क्या है। हालांकि शिक्षा क्या है आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, जब अगर आपने इंटरमीडिएट में भी शिक्षा एज ए सब्जेक्ट लिया होगा, लेकिन इतना विस्तार पूर्वक बताने पर ही क्लियर हो पाता है कि शिक्षा क्या है। ठीक है।